स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज यह है कि अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है नरेंद्र मोदी को, तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होंगे? ये सवाल खड़ा हुआ है बीजेपी के बड़े नेता यशवंत सिन्हा के बयान के बाद। यशवंत सिन्हा खुलकर पीएम पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी के पक्ष में सामने आए हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पार्टी को मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए और जेडीयू चाहे तो फैसला लेने को आजाद है। बड़ा सवाल यह कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो नीतीश एनडीए में रहेंगे क्या? मैं भी गौर करने के बाद सारी बातों के इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी। पीएम पद की उम्मीदवारी के मसले पर मोदी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने तो क्या नीतीश एनडीए में रहेंगे? कोई अगर जाएगा तो बहुत से लोग आएंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है जैसे जेडीयू है और हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। जेडीयू को खुली चुनौती दे रहे हैं यशवंत सिन्हा, या तो मोदी को स्वीकार करो या फिर गुड बाय। आप भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप ये नहीं कह सकते हैं कि XYZ सेक्युलर हैं और एबीसी सांप्रदायिक हैं और एबीसी के साथ हम नहीं चलेंगे, हम XYZ के साथ चलेंगे। ये तर्क मुझे उचित नहीं लगता है। पहली बार मोदी के मसले पर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस अंदाज में जेडीयू को चुनौती दी है। लेकिन फिलहाल जेडीयू यशवंत सिन्हा को उनके ही अंदाज में जवाब देने से बच रही है। मंजूर नामंजूर का कहाँ सवाल है? जसवंत सिन्हा माने कौन होते हैं कि उनके बात को हम मंजूर करें या न मंजूर करें? टारगेट भाई जा रहा है जो भी कह रहे हैं वो पार्टी के भीतर अपनी बात कह रहे हैं कि हाँ भाई किया जा रहा है, पार्टी को नामित करना चाहिए। उनको अधिकार है अपने पार्टी के भीतर कहने का। हमको जो अपनी बात कहनी थी, हमने बात जो है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दिया है। आपको बता दें कि कई मौकों पर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो पीएम पद के लिए मोदी को कतई मंजूर नहीं करेगी। नीतीश कुमार के विरोध की वजह से ही नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बिहार नहीं जा पाए थे। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मोदी की मुलाकात के बाद पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खबर है कि बीजेपी मोदी को चुनाव प्रचार की कमान सौंपने का मन बना चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने तो क्या नीतीश एनडीए में रहेंगे? आपको ये भी बता दें कि यशवंत सिन्हा खुलकर मोदी के समर्थन में आ गए हैं। कल मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की भी मुलाकात हुई थी। यशवंत के बयान के बाद आज राजनाथ सिंह ने नागपुर में कहा कि मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पीएम उम्मीदवार पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ गए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ जेडीयू से साबर अली साहब मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर भी मौजूद हैं। इस चर्चा के दौरान वो भी हमारे साथ रहेंगी और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले भूपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल। यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं। क्या आपकी भी यही राय है? नरेंद्र मोदी जी देश में एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं और ये आपके सर्वेक्षण और सब विषयों में आया है। और उसका मूल कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी में नेतृत्व की दृढ़ता, स्पष्टता और जो विजन है, और पिछले 10 सालों में गुजरात में उन्होंने जो एक सुशासन के मानक स्थापित किए हैं वो सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पे इतने अच्छे नेतृत्व वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने चाहिए, इस पर भी आपकी यही राय है जो यशवंत सिन्हा की राय है? इस बारे में कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय करेगी और इसके लिए जो अधिकृत है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और यशवंत सिन्हा जी ने भी अपना जो राय दी है वो जन भावनाओं के हिसाब से दिए, पर निर्णय हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पे करेगा। नहीं, पर आपने अपनी राय नहीं बताई कि आपकी राय क्या है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। साबर अली साहब, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा लेकिन निश्चित समय पर और निश्चित फैसला मोदी के पक्ष में होगा अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होंगे, जैसा कि यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या करेगी जेडीयू? देखिए, ऐसा है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है
और मैं समझता हूं कि उनके जो बड़े नेता हैं, जो मैं समझता हूं राजनाथ सिंह जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं, अटल अपना आडवाणी जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, और इनका अपना एक बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वहां फैसला होता है। प्लस एनडीए का जो संयोजक है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, मेरी जहां तक समझ जाती है, वो ये है कि एनडीए में जो भी फैसला प्रधानमंत्री के लिए किया जाएगा, तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अपने जो पुराने एलाइज हैं, मजबूत एलाइज हैं, उनसे भी मशवरा जरूर करेगी और उचित फैसला जो होगा वो मैं समझता हूं बीजेपी जरूर लेगी। लेकिन इस वक्त अभी 2014 दूर है, या 2013 के आखिरी में भी अगर चुनाव होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये यशवंत जी का जो बयान है उनका अपना निजी बयान है, मेरी पार्टी ये मान के चलती है। और मैं और हमारी पार्टी में जो चीजें आप पूछना चाहती हैं सुमेरा, आपको पता है आपके चैनल पे कि मोदी जी का जहां तक सवाल है वो पहले हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। आप ही के चैनल पे मैंने भी कई बार कहा, नीतीश कुमार जी स्वयं कह दिए हैं, शरद यादव जी ने कहा है, हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, हम लोग अभी बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ सशक्त और मजबूत सहयोगी के तरह हैं और साझेदार हैं। जी, लेकिन फैसला करेंगे तब जब वो फैसला करेंगे। आपसे विजय विद्रोही सवाल पूछना चाहते हैं। जी विजय, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि अब तो फिर यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मोदी को सांप्रदायिक नहीं बताना चाहिए, या तो पूरी पार्टी सांप्रदायिक होती है या पूरी पार्टी धर्मनिरपेक्ष होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी नजर में आप मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि आपकी पार्टी मोदी को सांप्रदायिक मानती है? विजय जी, आप बड़ा स्पष्ट बोलते भी हैं। विजय जी, आप बड़ी स्पष्ट बातें करते हैं, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपके साथ बहुत बार साथ बैठने का मौका मिला इसी चैनल पे, आपके चैनल पे। मैं आपको बता दूं, जब बड़ी पार्टी आती है तो उसमें बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, अपने बयान देते रहते हैं। यशवंत सिन्हा जी के बड़े कद पे होने पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनका व्यक्तिगत मामला था। कोई भी जब उनके तरफ से कोई वक्तव्य आता है, पार्टी की कंक्रीट जब एक साथ कंक्लूडिंग जब उनके तरफ से पार्लियामेंटी बोर्ड की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, आडवाणी जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, तो मैं समझता हूं किसी बात का माने निकालना यहाँ मैं टोक रही हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि पार्टी के सभी शीर्ष नेता भी ये बात बार बार दोहरा चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। खुद अध्यक्ष ने आज ये कहा है, जिन पर आपको बहुत भरोसा है कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी, निसंदेह। मैं उस बात से कहां इनकार कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी अगर लोकप्रिय नेता नहीं होते तो 2-2, 3-3 बार सरकार वो गुजरात में नहीं बनाते। सच्चाई को कबूलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं बीजेपी में और भी बड़े लोग कद्दावर हैं। मैं कल भी आपके चैनल पे कहा, और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी खुद एक बड़े कद के नेता हैं, जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और मैं साथ साथ यह भी कहता चलूं कि एनडीए में ऐसे बहुत से सक्षम लोग हैं जो आगे चल के यूनानिमस डिसीजन में बहुत से लोगों का नाम उभर के आ सकता है। जी हाँ, राजनाथ जी लेकिन क्या कह रहे हैं ये वो भी सुन लेते हैं। मैं समझता हूं उसके भाव को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बराबर इम्पार्शियली काम करना चाहिए। उनके कहने का उद्देश्य यह रहा होगा। कहीं दो राय है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इस प्रकार के डिसीजन सीएम, पीएम, इन सब सारी चीजों के बारे में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का ये प्रॉपर फोरम है, वो इस संबंध में बातचीत करके फैसला करता है। जी, हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी भी मौजूद हैं। प्रभा जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जेडीयू का जो रुख है उससे ऐसा हो सकता है कि फिर वो जेडीयू कांग्रेस पार्टी की तरफ आ जाए, क्योंकि अब सहयोगी बढ़ाने की बात यूपीए की तरफ से भी हो रही है? देखिए, जो भी यशवंत सिन्हा साहब ने कहा है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उसका कोई खंडन तो कर नहीं रहा है खुल करके बीजेपी में। पार्लियामेंट्री बीजेपी अध्यक्ष जो होता है वो सबसे बड़ा पद होता है, और राजनाथ सिंह जी भी उसका खंडन न करके कह रहे हैं वो सबसे लोकप्रिय हैं। ठीक है, ये बीजेपी का अपना विचार हो सकता है, जो भी उनकी भावना हो सकती है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये देश की जनता फैसला करेगी, भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं करेगी। और दिल्ली अभी बहुत दूर है। वो अभी जो कह रहे थे कि वो 2014 दूर है, दिल्ली भी बहुत दूर है। तो वो जो अभी से मंसूबे बना रहे हैं, सब अपने अपने अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं।
कि कई नेता हैं, कई पोटेंशियल है, कई लायक हैं जी, तो अच्छा है, वो अब मिलकर तय करेंगे। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपके मुताबिक 2014 फैसला जनता करेगी। दिल्ली भी दूर है इस पर। साबर अली प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। साबर अली साहब, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल रुकने कुछ देख ले, फौरन होंगे यहाँ से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो क्या करेंगे नीतीश कुमार। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ इस बीच वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल और वरिष्ठ पत्रकार एस राजगोपालन जी भी जुड़ गए हैं। जयंत, तो आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी क्या साथ आ सकती है क्या? क्योंकि यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि फिर जेडीयू आजाद है अपना फैसला लेने के लिए, क्या और सहयोगी बढ़ सकते हैं? ममता बनर्जी साथ आ सकती है? देखिए, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और जो भी बीजेपी अभी जो भी बीजेपी का नेता हो जाए, एनडीए में आने का जो संभावना है ममता का, वो संभावना बहुत कम, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 29% मुस्लिम वोट बैंक है और एनडीए में एक बार रहने के बाद मुस्लिम वोट ममता ने बहुत लूज किए थे। इसके कारण इस बार भी जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी जब उनको आमंत्रण पत्र भेजा गया था और ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए ममता बनर्जी ने आने के लिए इनकार किए थे और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे दिनेश त्रिवेदी गुजरात से हैं, लेकिन फिर भी ममता जी ने उनको नहीं भेजे थे। और नीतीश कुमार तो एनडीए में हैं, ममता बनर्जी एनडीए के एक्सपेंशन का जो सवाल है वो चुनाव के पहले कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि पहले अभी एनडीए के बाद ना सोचे और उसके पहले, चुनाव के पहले बीजेपी का वोट बैंक जहां बढ़ाना है, यूपी है, बिहार है और राजस्थान, मध्य प्रदेश है, वहां नरेंद्र मोदी को कम से कम कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दो। और इसमें नीतीश कुमार के लिए भी समस्या हो गया है कि देखिए, अगर वो वोट बैंक जो है उसमें बीजेपी का जो अपर कास्ट वोट है वो भी नीतीश जी कम से कम वो लूज करना भी नहीं चाहेंगे और कांग्रेस में इमीडिएटली आना भी नीतीश के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन इस समय ममता बनर्जी लिबरेटेड है, लेकिन मतलब वो एनडीए में भी नहीं है, यूपीए में भी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर नवीन पटनायक अगर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में नहीं है, वैसे हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक चीफ मिनिस्टर बन के रहेंगे। जी हाँ, और लेकिन एनडीए में जाने का भी कोई जरूरत नहीं है। जो जयंत घोषाल कह रहे हैं इस वक्त, वो भी एक अहम बात है कि क्या बीजेपी इस वक्त अपने वोट बैंक के बारे में ज्यादा सोच रही है और एनडीए के बारे में कम? इस पर सवाल साबर आपसे भी जानना चाहेंगे, साबर अली साहब, कि क्या नरेंद्र मोदी का, क्योंकि विरोध किया जाता है लगातार जेडीयू की तरफ से, आपसे जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या सांप्रदायिक है? जी साबिर अली साहब, आपसे मेरा सवाल। जी, मैं आपकी आवाज पूरी ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन जेडीयू लगातार विरोध करती है नरेंद्र मोदी का, ठीक से नहीं सुन पाया, क्यों विरोध करती है? क्या नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सी बातें हैं और जो गुजरात का हादसा हुआ, साबिर अली साहब, उसको इस देश के जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जी बोले नहीं, आपने जो सवाल पूछा, मेरा आपको मालूम है कि मैं एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देता हूं। आपने जो सवाल किया उसी का जवाब मैं देना चाहता हूं कि गुजरात का हादसा को इस देश का माइनॉरिटी अभी भुलाया नहीं है और आने वाले कई दशक तक वो भुलाएगा नहीं। और उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं लोगों को जहन में ये बात है कि नरेंद्र मोदी अगर वहां चाहते तो ऐसे हादसा नहीं होते। ये आम माइनॉरिटी के मनों में बसा हुआ है। जी, तो ये सिर्फ उनकी सोच है, माइनॉरिटी सिर्फ ऐसा सोचते हैं? नहीं, सिर्फ ये माइनॉरिटी की सोच है, वही तो देखिए, सोच यही, हर चीज सोच से बनती है। क्योंकि इस देश में कोई नहीं चाहता है कि इस तरह की दुर्भावना का वातावरण पैदा हो। अधिकांश लोग ये नहीं चाहेंगे, कट्टरपंथी नहीं है भारत के लोग, सभी धर्मों के लोग,
वो सुख शांति रमन चैन से रहना चाहते हैं। और जो हमारी नई जनरेशन आई है, युवा जनरेशन, वो तो चाहती है कि जाति धर्म जाति पाति की ये दीवारें टूटे, हमारी दूरियां खत्म हो, ये खाइयां खत्म हो। हम क्यों सिर्फ ये बात करें कि माइनॉरिटी के लोग नाराज होंगे? नहीं, इस तरह की कट्टरपंथी अगर कोई भी व्यक्तित्व आएगा तो देश की माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो या SC ST हो या पिछड़े वर्ग हो या किसान वर्ग हो, कोई नहीं चाहेंगे कि हर वर्ग से विरोध, आपके मुताबिक हर वर्ग से विरोध झेलना पड़ेगा। हमारे साथ राजगोपालन जी भी मौजूद हैं। राजगोपालन जी, हमारा क्या यही सोच, क्या ये सोच आड़े आएगी? क्या जयललिता साथ आ सकती है नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है? नहीं आएगी। चुनाव के बाद दरवाजा खुला है, चुनाव के पहले जयललिता कभी नहीं आएगी, क्योंकि उधर चेन्नई में अभी आपने देखा होगा रिसेंटली विश्वरूपम को ऊपर उन्होंने आक्रोश में एक पिक्चर को भी बंद किया था, उसमें माइनॉरिटीज को ऊपर ठोक लगी है। इसीलिए तो जयललिता, मुझे लगता है जो दोस्ती है नरेंद्र मोदी से अच्छी तरफ से, जो तमिलनाडु से जितना भी इंडस्ट्रीज गुजरात गई है, कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबको नरेंद्र मोदी ने सुविधा दे रहे, तब के बावजूद जयललिता चुनाव के बाद में जा सकती है, पहले नहीं जाएगी। भूपेंद्र यादव जी, फिर क्या होगा? आपकी पार्टी के सब नेता तो लोकप्रिय नेता बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को साथ लाएं, ये संकेत भी मिल रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं, नेता ऐसा चाहते हैं, लेकिन क्या आपके जो सहयोगी हैं वो सब साथ छोड़ जाएंगे और सहयोग नहीं मिलेगा कहीं से? सुमेरा जी, अगर आप देश की राजनीति को बड़े दृश्य में अगर आप देखेंगी कि इस समय जिस प्रकार का शासन यूपीए के द्वारा प्रदेशों में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में खुलेआम सरपंचों की हत्या हो रही है, अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता में झुलस रहा है, आसाम में कांग्रेस की नीति के कारण जो बोडो ट्राइबल है वो अपने घर में बेघर हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की विश्वसनीयता कम होने के कारण आज तेलंगाना की आग में आंध्र प्रदेश झुलस रहा है, केरल में जो कांग्रेस की सरकार है वो FDI पर अपनी केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है, तमिलनाडु में कांग्रेस कहीं पर नहीं है, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस की महिलाओं पर आजाद मैदान में जिस प्रकार से उन्होंने हमला करके उनकी बेइज्जती करी, आज महाराष्ट्र एक प्रकार से व्यथित है। देश इस समय एक परिवर्तन को मांग कर रहा है और वो परिवर्तन इस देश का व्यापारी FDI से अपनी सुरक्षा के लिए चाहता है। देश की महिलाएं हरियाणा और दिल्ली जैसे बलात्कारी राज्यों से आपको लगता है बीजेपी अपने बल पर पाने के लिए चाहती है, महंगाई से त्रस्त देश की गृहिणी एक नए परिवर्तन को चाहती है। और मेरा ये मानना है, विजय जी आप सुन लीजिए ना, मेरा ये मानना है कि महंगाई के, बलात्कार के, देश को कुशासन के दावानल में झुलसाने वाली कांग्रेस को बदलने के लिए देश का जनमानस तैयार बैठा हुआ है और इसमें परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भूपेंद्र यादव जी, लेकिन क्या आपको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको साथियों की जरूरत नहीं होगी? 2014 में इस सवाल पर बात करेंगे और नरेंद्र मोदी अगर होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो फिर क्या होगा उन सहयोगियों का? क्या आएंगे लोग साथ या नहीं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल कुछ देखें। बड़ी बहस जारी है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक पक्ष विपक्ष में क्या तर्क निकलकर सामने आए चर्चा के दौरान आपको बता दें। भूपेंद्र यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी में नेतृत्व क्षमता है, लेकिन पीएम उम्मीदवार का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। साबर अली का कहना है कि मोदी पर नीतीश अपनी राय पहले ही बता चुके हैं, उम्मीद है कि बीजेपी हमसे बात करने के बाद ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनेगी। इसके अलावा प्रभा ठाकुर का यह कहना था कि पीएम का फैसला देश की जनता करेगी, युवा कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ हैं। और जयंत घोषाल का यह कहना है कि ममता के एनडीए में शामिल होने के आसार बेहद कम है, क्योंकि बंगाल में 29% मुस्लिम मतदाता हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, और इसी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र यादव जी, तो क्या आपको सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने दम पर बीजेपी सरकार बना देगी, इसलिए यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि जेडीयू अपना फैसला लेने के लिए आजाद है? नहीं, मैं इस बात को आपको ये कहना चाहूंगा कि जो एनडीए है एक सकारात्मक गठबंधन के रूप में देश को एक सशक्त विकल्प दे रहा है
और सकारात्मक गठबंधन शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि एनडीए की जो राज्य सरकार है, मैंने अपने पिछले बयान में कांग्रेस की सरकारें कही थी, उनकी तुलना में जो एनडीए की राज्य सरकारें हैं वो गवर्नेंस के मामले में, प्रशासन के मामले में, लोगों की सुरक्षा के मामले में, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के मामले में देश के सामने एक सुशासन का मॉडल पेश कर रही है। और जनता जब 2014 में चुनाव करेगी तो इस मॉडल के आधार पर ही चुनाव करेगी कि देश को दिल्ली और हरियाणा जैसे बलात्कारी शासन राज्य चाहिए या लेकिन देश को सुशासन, यहाँ तो सवाल ये है कि क्या आप एनडीए के तौर पर जाएंगे लोगों के सामने? मजबूत होकर मध्य प्रदेश में 1500 बलात्कार सबसे ज्यादा आपका शासन है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश और पंजाब के मामले एक बात सुनिए, जो जनता का जो आक्रोश है इस समय दिल्ली को लेकर के, जनता का जो आक्रोश है इस समय हरियाणा को लेकर के, अभी भी आप ये देखिए कि जिस प्रकार से फिक्की की रिपोर्टें आ रही हैं और ये लग रहा है कामकाजी महिलाएं, हम सबकी आवश्यकता है कि हम महिलाओं को वो सुरक्षा प्रदान करें। चलिए आपने अभी कहा, राज्यों में कार्य करें। भूपेंद्र यादव जी, जो एनडीए के अभी आपके गठबंधन को घटना पे कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र यादव जी, विजय सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल, मैं दिल्ली की घटना पे कह रहा हूँ, दिल्ली की घटना पे सवाल तो मेरा सुन लीजिए, देश शर्मसार है। सुन लीजिए भूपेंद्र यादव जी, सवाल सुन लीजिए विजय का। मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी भूपेंद्र यादव जी, अभी आपने कहा कि आपका जो एनडीए है उसमें बड़ा सकारात्मक सहयोग है, सारी पार्टियों का, सब साथ रहेंगे, लेकिन इसी पैनल में जो आपके साथ बैठे हुए हैं साबिर अली साहब, वो साफ कह चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया तो वो बाहर हट जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। विजय जी, सकारात्मक का अर्थ है कि आप सुशासन के दृष्टि से कांग्रेस के राज्यों की तुलना में आप किस प्रकार का भूपेंद्र यादव जी, अभी तो हम गठबंधन को लेकर अभी हम सरकारों के कामकाज पे बात नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टि से अपने राज्यों में अच्छा शासन दे रहे हैं। देखिए, अगर आप सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरा सवाल, यही सकारात्मक राजनीति होती है। भूपेंद्र यादव जी, आपका गठबंधन जो है उसको लेकर सवाल है, अभी आपके सुशासन को लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है ये, वोट देना जनता के हाथ में। नाम क्या जी हाँ, और डेमोक्रेसी है प्रभा जी, लेकिन सकारात्मक शासन का तरीका ये होता है कि आप केंद्र की जो अन्यायपूर्ण नीतियां भूपेंद्र यादव जी, आप और अपने को भूपेंद्र यादव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे बेहतर शासन का प्रतिमान स्थापित। भूपेंद्र यादव जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं प्रभा जी से सवाल पूछ लेती हूँ। प्रभा जी, मेरा सवाल आपसे, प्रभा जी मेरा सवाल आपसे, अभी अपने गठबंधन के साथियों को लेकर भूपेंद्र यादव जी तो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने भी तमाम दिक्कतें हैं अपने गठबंधन के साथियों को बढ़ाने के लिए। क्या जेडीयू को साथ लाना चाहेंगे आप, तब जबकि जेडीयू और बीजेपी में अगर ये दूरियां बढ़ती हैं तो? देखिए, राजनीति में गठबंधन की राजनीति में परिस्थितियों और देश की जनता की भावना के अनुरूप, मतदाता की भावना के अनुरूप समीकरण बदलते रहते हैं, बदलते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। समय आने पर इसका फैसला जो है वो पार्टी लेगी, पार्टी हाईकमान लेंगे। इस बारे में फैसला मुझे नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं यशवंत सिन्हा जी की तरह अपनी प्रतिक्रिया दे दूं कि अमुक पार्टी को जो करना है करे, हमारा तो ये फैसला है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक अनुशासन है जो उसी हिसाब से बात लेकिन साबिर अली साहब से ही पूछ लेते हैं जो इसके लिए अधिकृत है जी, वो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, साबिर अली साहब से भी पूछ लेते हैं। साबिर अली साहब, क्योंकि यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि जेडीयू अपना फैसला करने के लिए आजाद है, एक आजाद पार्टी है, खुद फैसला कर सकती है अपने लिए, तो क्या उस फैसले में कांग्रेस पार्टी के साथ जाना भी शामिल हो सकता है अगर बीजेपी से अलग हुए तो? देखिए सुमेरा जी, ऐसा है, हमने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी एनडीए की सबसे पुरानी और मजबूत सहयोगी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के संयोजक हैं, नंबर 3 कि अभी ऐसी कोई बात न करने की और न चर्चा करने की मुझे लगता है कि कहीं गुंजाइश है कि हम लोग कहां हैं और कहां जाने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है। आने वाले दिनों में हम लोगों की जो चर्चा होती है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं, जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जो वार्ता की है, जो बात है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वही है कि जब भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का अगर फैसला होना होगा तो साथ बैठकर दोनों का मन जानेंगे। फिर उसके बाद बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, वो स्वयं उनको इतना हक है कि वो फैसला, लेकिन जो हम लोगों को
जानकारी है वो ये है कि साथ बैठकर पहले चर्चा होगी, उसके बाद फैसला होगा। फिर एक आम राय से फैसला लिया जाएगा, जेडीयू की राय भी ली जाएगी फैसले में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन जी भी मौजूद हैं, जयंत घोषाल भी मौजूद हैं। जयंत घोषाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जयंत घोषाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी चाहते हैं, क्या होगा एनडीए का अगर, और क्या होने भी वाला है, क्या मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना है? यशवंत सिन्हा के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? नहीं, देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो है कि अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भाजपा अनाउंस ना करे और नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अनाउंस किया जाए, तो क्या जेडीयू के पास, मेरा सवाल है, क्या उसमें एनडीए छोड़ने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर वो एनडीए का होता है, लेकिन कौन बीजेपी किसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन करेगा वो तो बीजेपी का अपना फैसला है। और उसमें नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में शिकायत कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, अपना जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको जेडीयू कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन एनडीए छोड़ने का सवाल आएगा जब भाजपा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर अनाउंस करेगा। हो सकता है कि भाजपा का ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, राहुल गांधी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है। जी, इस समय विजय आपके पास सबसे बड़ा पार्टी है कोalition में, उसका हक है जी क्या किसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए। जेडीयू का क्या रिएक्शन है ये मैं जानना चाहता हूं। ये साबर अली से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साबर अली साहब, जयंत घोषाल का सीधा सवाल आपसे, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूरी सवाल तो मैंने सुना नहीं। कैंपेन कमेटी का अगर हेड बनाया जाता है नरेंद्र मोदी को, तो क्या जेडीयू साथ रहेगा या तब भी बाहर चला जाएगा? देखिए, राजनीति फैसला में, जब राजनीति में फैसले लिए जाते हैं वो रिएक्शन और जो काम होती है उस पे, सिर्फ चर्चाओं पे नहीं। जब तक के नरेंद्र मोदी जी को कोई बाहर दिया नहीं जाता है, कैंपेन कमेटी की चेयरमैन बनाई नहीं जाती है, तब तक से हमारे पास रिएक्शन देने का कोई माना नहीं है। लेकिन सीधा सवाल है कि अगर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होते हैं तो वो बीजेपी अपनी पार्टी के भीतर पद दे रही है, क्या उससे भी आपत्ति होगी जेडीयू को? ये सीधा सवाल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये बीजेपी की अपना अंदरूनी मामला है, वो उनका डिसीजन होगा। हमें उनके डिसीजन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन सामने आएगी तो हम लोगों की तरफ से जो फैसला होगा वो आने में कोई देर थोड़ी लगना है। या हम बीजेपी के साथ आज बात कीजिए, आज सिचुएशन ये है कि बीजेपी के सबसे सशक्त और मजबूत और पुराने सहयोगी हैं हम। जी विजय विद्रोही, क्या ऐसा होगा? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी राजी होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए और उसके बाद फिर आंकड़े इस तरह के आए ताकि फिर उसमें कहा जाए कि भाई मोदी भाई आपने बड़ी मेहनत की, आपके कारण पार्टी एनडीए इतनी सीटें ले आई। लेकिन चूंकि 50-60 सीटें और चाहिए और ऐसे में दूसरे दलों का सहयोग चाहिए जो आपको स्वीकार नहीं करते, लिहाजा दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी इतने कच्चे खिलाड़ी है। वो अपनी शर्तों के साथ आएंगे, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री पद के ऊपर में उम्मीदवार बनाया जाए। इससे कम में मुझे नहीं लगता मोदी सहमत होंगे। और आपने जब कहा कि साथियों को या और सहयोगियों को साथ लाने की बात होगी और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें सामने होंगी? इस पर राजगोपालन जी से भी बात कर लेते हैं। राजगोपालन जी, दक्षिण भारत में क्या रुख है नरेंद्र मोदी को लेकर अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया? तमिलनाडु में ले लीजिएगा, जयललिता समर्थन नहीं करेगी, प्रधानमंत्री अनाउंस करने के बावजूद भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको माइनॉरिटी वोट्स का इंपॉर्टेंस महत्व वो समझती है। चुनाव के बाद अलग बात है। आंध्रा ले लीजिए, जगन रेड्डी बिल्कुल नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी के साथ, कांग्रेस के पास भी नहीं जाएगा वो। तीसरा, येडियुरप्पा साहब कर्नाटका से, येडियुरप्पा साहब मान सकते हैं, शायद येडियुरप्पा साहब 4-5 सीट आ जाएगी लोकसभा में, वो शायद बीजेपी में आखिर में ज्वाइन करेंगे। पूरा नजरिया से दक्षिण भारत में देखेंगे 2+2- है, 2 स्टेट समर्थन करेगी, 2 स्टेट समर्थन नहीं करेगी। लेकिन जयललिता को कम से कम 20-25 सीट आने में जयललिता बाद में नरेंद्र मोदी को जरूर सपोर्ट करेगी चुनाव को बाद। जी, इस पर प्रभा जी प्रतिक्रिया देना चाह रही थी। प्रभा जी, डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी, वो भी प्रभा जी से पूछना चाहता हूं। मैंने प्रभा जी से पूछना चाहते हैं, डीएमके साथ नहीं रहेगी कांग्रेस के साथ।
मैं ये पूछ रही थी कि वो चंद्रबाबू नायडू जी को भूल गए, उनके पुराने सहयोगी। अब वो जगन रेड्डी जी का नाम ले रहे थे, तो जगन रेड्डी कांग्रेस को तो सफाई कर रहे हैं ना। चंद्रबाबु नायडू किधर है? चंद्रबाबु नायडू तो आंध्र राजनीति पर है नहीं है। जगन रेड्डी आ गया, कांग्रेस तो सफाई हो गया उधर आंध्र प्रदेश में। एनडीए में रहे ना चंद्रबाबू, एनडीए में पुराने सहयोगी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि अभी आपने उनका तो नाम ही नहीं लिया इसमें चर्चा में, तो जी, लेकिन कर दिया। लेकिन हम नीतीश कुमार और उत्तर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, यहाँ पर किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ेगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकने कुछ देख लें। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो क्या करेंगे नीतीश कुमार। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव जी, क्या बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, भूपेंद्र यादव जी मेरा सीधा सवाल है, क्या भावना है बीजेपी के भीतर? एक बहुत बड़ा कद रखते हैं। क्या भावना है बीजेपी के भीतर इस सवाल को? बीजेपी के भीतर नरेंद्र भाई के मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बीजेपी के भीतर नरेंद्र भाई के नेतृत्व और लोकप्रियता को लेकर के काफी सम्मानपूर्ण भावना है। लेकिन अगर विषय प्रधानमंत्री पद का है तो उसका निर्णय उचित समय पर कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन निश्चित रूप से नरेंद्र भाई के शासन, उनकी दृढ़ता और विश्वसनीयता, उस सब को लेकर के नरेंद्र भाई को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश की जनता में भी उनकी लोकप्रियता काफी है। नहीं, सम्मानपूर्ण है ये आप कह रहे हैं भावना, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नेता नरेंद्र मोदी हो ताकि वो 2014 के चुनाव में आगे बढ़ सकें तेजी से। पार्टी के संबंध में सबसे अंतिम निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है। जी, इस पर साबर अली साहब भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। साबर अली साहब, अगर बीजेपी में ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं तो फिर तो जेडीयू को सोचना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, अकेले चुनाव लड़ना है या फिर कोई और गठबंधन यूपीए में जाना है। सुमेरा जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में लोकप्रिय नेता हैं, गुजरात में लोकप्रिय नेता हैं, और बीजेपी पूरे देश की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, और उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में लोकप्रिय हैं। एनडीए में बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस देश में लोकप्रिय हैं। जी, तो आपके मुताबिक क्या नीतीश कुमार भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? क्या वो जब राय ली जाएगी तो आपकी तरफ से ये राय भी सामने रखी जाएगी? मैंने कहा कि एनडीए में बहुत से ऐसे, बिल्कुल मैंने स्पष्ट कहा ये बात कि एनडीए में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश के लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती है। जी विजय, इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जो साबिर साहब कह रहे हैं। देखिए, अब साबिर अली जी की जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बयान कर रही है। वो नरेंद्र मोदी को गुजरात तक ही सीमित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एनडीए में बहुत सारे नेता हैं जो देश भर में लोकप्रिय हैं, और जिसमें नीतीश कुमार का भी वो अप्रत्यक्ष रूप से नाम ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी तो वाकई में एक ऐसा रोड़ा बन सकते हैं एनडीए के अंदर। मैंने ये भी कहा कि बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस देश में लोकप्रिय हैं। जी, हमारे पास समय इतना ही है आप चर्चा के लिए। आप सबका भाई भी लोकप्रिय हैं। जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शरीक होने के लिए।